देखिए आपका भाई बहुत दिनों बाद आपका क्लास खुला है और काफ़ी लोग भाई पढ़ने के लिए परेशान भी रहे इस बीच। और आप लोगों ने हालात देखा भी कि आपका कितना भयंकर इस बार हालात था। और तमाम लोग आपके काल के गाल में समा गए और भाई ऊपर भी पहुंच गए। और आपका जब सरकार ऑनलाइन क्लास भाई लगातार चल रही थी और आदमी मैंने समाज सेवा करते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार फेसबुक पर भी एक दो क्लास आदमी पढ़ाता रहा लगातार। जो क्लास आपका चलेगा उसका शेड्यूल बता दिया जाए। देखिए थोड़ा व्यवस्था करने के कारण, क्योंकि अचानक सब व्यवस्था करना पड़ रहा है 2 ही दिन में, इसलिए थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया है। देख ही रहे आप लोग अभी अभी शाम तक सही, मैंने शाम तक आज जाके सही होगा व्यवस्था। तो इसलिए भाई आपका टीपीए और इंग्लिश की क्लास नहीं चली, इसके लिए हमें भी खेद है। क्योंकि भाई व्यवस्था भी जरूरी है ताकि आराम से लोग बैठकर पढ़ें। तो कल से आपका शेड्यूल सही हो जाएगा। आज शाम तक जो भी अस्त व्यस्त हैं रूम उसको सही कर लिया जाएगा, क्योंकि शाम को अभी क्लास शुरू नहीं हुआ है। शाम वाली क्लास आपका हो सकता है रक्षाबंधन बाद शुरू हो, यानी अभी आपका शुरू नहीं होगा। और कल से शेड्यूल जो रहेगा वो आपका सुबह 7:30 से 8:30 तक अजय सर इंग्लिश पढ़ाएंगे। और 8:45 से आपका 15 मिनट ब्रेक देकर 9:45 से 9:45 बजे तक टीपीए चलेगा। और 10 से 11 बजे तक पुलिस एक्ट चलेगा उत्तराखंड के लिए। प्रयास ये हम कर रहे हैं कि जो ये वाला सिलेबस है उसको मैंने एक साथ दोनों चले और एपीओ वाला एक साथ। इससे ये रहेगा कि जिनको उत्तराखंड एपीओ नहीं देना है तो बीच में न पढ़ें, यानी कि वह आए। तो प्रयास 1-2 दिन में किया जाएगा बात करके कि आपका टीपीए चल जाए, फिर आपका जूरिस्प्रूडेंस चल जाए और उसके बाद एविडेंस और आपका पुलिस चेक चले, ताकि जो लोग केवल एपीओ पढ़ने आते हैं उसी समय आए। ये भविष्य में भाई प्रयास किया जाएगा। और कुछ क्लास चली है, मैं बता दूं आपका पुलिस एक्ट का भी ऑनलाइन चला है, एविडेंस का भी और जूरिस्प्रूडेंस का। तो आप लोगों को ऐप से जो लोग नए हैं जोड़ दिया जाएगा। और कुछ आपको क्लासेज वीडियो देखकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भाई पुनः नए सिरे से पढ़ाना संभव नहीं है। हाँ ये आएगी उस समय भले आपका 10-15 दिन अलग से क्रैश कोर्स हम चला देंगे, लेकिन जो क्लास चल चुकी हैं भाई आप बैक नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि तमाम लोग ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं तो उनके लिए फिर दिक्कत होगी। तो आप लोगों को सिस्टम से जोड़ दिया जाएगा। और आपका पिछला वीडियो 10, 10, 15, 8 जो है वो देख लीजिए, क्योंकि पुलिस एक्ट का अब तक केवल 4 वीडियो गया है उत्तराखंड पुलिस एक्ट। एविडेंस का आपका सेक्शन 13 तक पढ़ाया गया है, 14 शुरू होगा। और आपका जूरिस्प्रूडेंस लगभग अब समाप्त होने वाला है। तो आपको वीडियो प्रोवाइड होगा। इस बार आवाज़ वाज सब अच्छी है, क्योंकि व्यवस्था मैंने सही कर दी गई है। तो आइए आपका उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007, ये हमें मैंने 3-4 लेक्चर हुआ था, लेकिन चूंकि नए लोग ज़्यादा हैं आप पुराने लोग भी हैं, तो सबसे पहले एक बार उसको जितना पढ़ाया गया है 4 लेक्चरों में, आज ये हम प्रयास करेंगे कि उन चारों लेक्चरों को एक लेक्चर में शॉर्टकट में समाप्त कर दिया जाए। यानी कि प्रयास हमारा ये रहेगा कि हाँ वीडियो भाई जरूर देख लीजिएगा, आपको जोड़ दिया जाएगा ऐप से। और जो भी क्लास आपका अगर मिस होती है तो आपको वीडियो मिल जाएगा। जितना भी क्लास अब चल रही है सबको रिकॉर्ड कराया जा रहा है और सभी वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। माने जो ऑफलाइन पढ़ते हैं उनके लिए ऑनलाइन के लिए अलग फीस नहीं ली जाती, ये भी सूचना दे दी जाए। और जो केवल ऑनलाइन पढ़ते हैं उनके लिए अलग फीस है। तो जो लोग ऑफलाइन के लिए एडमिशन लिए हैं उनको फ्री में ऑनलाइन पढ़ाया जाता है।
किसी दिन आप न भी आएँ तो आप लाइव क्लास भी देख सकते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ ये लाइव चल रहा है, यानी कि आपका सिस्टम ऑन है और लाइव चल रहा है। तो आइए आपका उत्तराखंड पुलिस अधिनियम आज दोहराते हैं और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और जो 4 लेक्चर हुए हैं ये हम प्रयास करते हैं कि एक लेक्चर में उसको समाहित कर दिया जाए। देखिए आपका शुरुआती दौर से पढ़ना रहता है, निश्चित रूप से 1 या 2 क्वेश्चन आज के लेक्चर से आपका बनेगा। आपका उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 ये हम शुरू कर रहे हैं। देखिए आपका सबसे पहले जब भी कानून कोई पढ़िए तो आप उसके बारे में एक भूमिका देखी जाती है, यानी कि जो सामान्य बातें रहती हैं ये इतिहास गवाह है कि जो हम सामान्य बातें बताते हैं उन सामान्य बातों से 2 या 3 क्वेश्चन आपका निश्चित किसी भी कंपटीशन में बन जाता है, जो पहला दूसरा लेक्चर रहता है। एक और आप लोगों को बात भाई बता दिया जाए कि वर्तमान समय में प्रत्येक राज्य की जो मेरिट है वो हाई जा रही है, चाहे किसी भी राज्य की हो आप देख सकते हैं। उसका उपाय ये है कि केवल अगर आप ये सोच रहे होंगे कि भाई 10-20 सेक्शन पढ़कर हम निकाल लेंगे तो अब संभव नहीं है। वर्तमान समय में आप जो एक छोटी छोटी बात हैं और जो आपको छोटे छोटे ये लगते हैं कि अनुच्छेद हैं सेक्शन हैं इनका कोई मतलब नहीं है, तो जो फालतू सेक्शन हैं उन्हीं सेक्शनों से आजकल प्री में ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है। और इसलिए आपको सलाह भी दी जाती है कि किसी भी धारा को कम न आंकिए। उसमें जितने क्वेश्चन प्री मेंस इंटरव्यू के बन सकते हैं अब थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि पढ़ने वाले लड़के भी हैं इसमें शक नहीं है। और आपका सिलेक्शन तभी होगा जब अन्य लोगों से आप एक कदम आगे रहें। तो भाई प्रयास ये करिए कि तमाम वैकेंसी लगी है, आपका एमपीए डीपीओ है, आपका उत्तराखंड एपीओ है, राजस्थान आपका जे है, आपका यूपी जे और यूपी एपीओ भी इस साल आ ही जाएगी 1 माह 2 माह। तो प्रयास ये करना है कि यहीं पढ़ने का 3-4 माह समय है दिसंबर जनवरी तक, और इधर सब एग्जाम हो जाएगा, 3-4 एग्जाम आपको मिलेगा। तो आइए उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 देखिए आपका क्या क्या सामान्य बातों में पढ़ा जाता है। और भाई जो लोग लिखना चाहें लिख सकते हैं कॉपी पर, अन्यथा आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। जिसके पास भाई बेयर एक्ट न हो, हमारे पास बेयर एक्ट है वो फोटो स्टेट करा लेगा, या मार्केट में भी अब उपलब्ध हैं खरीद ले जो भी पढ़ाया जाए। न हो तो बताइएगा, हमारे पास है हिंदी वर्जन भी और इंग्लिश वर्जन भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। देखिए सबसे पहले आपका सामान्य बातें शुरू की जाती हैं। सामान्य बातें आपका ये शुरू की जाती हैं कि जो पुलिस सिस्टम है, यानी कि पुलिस व्यवस्था है, वह आपका कॉन्स्टिट्यूशन के आपका किस सूची में या किस लिस्ट में दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन ये भी बनने का चांस है, क्योंकि जो उत्तराखंड का मॉडल है उत्तराखंड जे में आपका ये मॉडल जाकर सीपीसी में पिछली बार पूछा है कि सीपीसी आपका समवर्ती सूची के किस एंट्री नंबर या किस प्रविष्टि संख्या में है। तो उसी प्रकार पुलिस प्रशासन के बारे में जो पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि जो पुलिस प्रशासन है वह किस सूची में है, तो स्टेट लिस्ट में है, राज्य लिस्ट में। और ज़्यादातर आपका राज्य लिस्ट ही नहीं
बल्कि एंट्री नंबर भी आजकल पूछ रहा है। तो एंट्री नंबर 2 यानी कि प्रविष्टि नंबर 2 में है। तो इसको थोड़ा बहुत आपको समझना पड़ेगा। पहले अनुसूची 7 हम देखते हैं। भारतीय संविधान के शेड्यूल 7 में यानी कि अनुसूची 7 में 3 लिस्ट या 3 सूची दी गई है। एक है आपका यूनियन लिस्ट यानी कि संघ सूची, दूसरा स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची, और तीसरा कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है, और समवर्ती सूची आपका कंकरेंट लिस्ट पर संसद और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो आपका पुलिस व्यवस्था आपका राज्य सूची में है, और राज्य सूची का एंट्री नंबर याद करके जाइएगा, यानी कि जो क्रम संख्या 1 दिया है तो क्रम संख्या कितना है 2। अब आइए इतिहास थोड़ा देखना पड़ता है। अंग्रेज जब आए तो भारत में पुलिस प्रणाली को सही ढंग से लागू करने के लिए सर्वप्रथम अंग्रेजों ने एक कानून बनाया, और उत्तर प्रदेश में दुर्भाग्य कहिए कि आज भी वही कानून लागू है, और उत्तराखंड ने आपका उस कानून को निरस्त करते हुए नया कानून बना लिया। यानी कि आपका कह सकते हैं कि बाप बाप रह गया और बेटा एक कदम आगे बढ़ गया। यानी कि आपका उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर उत्तराखंड बना, और उत्तराखंड ने इतना तेजी से अपना पुलिस अधिनियम बना लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश को अभी तक सूझ नहीं आई कि नया कानून बनाया जाए। तो जो हम कानून बताएंगे एकदम शुरुआती दौर से, वह उत्तर प्रदेश में आज भी क्या है, लागू हैं, लेकिन उत्तराखंड में लागू नहीं है। आपका एक और मने बात याद रखना है कि उत्तराखंड में कम पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका केवल सेक्शन पढ़ना है और 88 सेक्शन ही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आपका जो पुराना कानून है उसमें 47 सेक्शन और 554 पैरा दिए गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर 600 धाराएं अगर कहिए टोटल, 600 में 300 याद की जाती हैं, और वहाँ केवल कितना है 88। तो इसलिए कम ही समय लगेगा पढ़ाने में। आइए इतिहास पर हम चल रहे थे। जहाँ तक पुलिस अधिनियम के इतिहास की बात है, सर्वप्रथम अंग्रेजों ने 1861 में यानी कि 1861 ईस्वी में पुलिस अधिनियम बनाया। और ये जो 1861 का पुलिस अधिनियम बना, ये सेंट्रल ने बनाया, यानी कि ये संघ ने बनाया था। अब यहीं आपको उस कानून में जो पुराना आज भी यूपी में लागू है, उस कानून में कुल 47 सेक्शन है, और आपका 22 मार्च 1861 को लॉर्ड कैनिंग ने यानी कि तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने उस कानून पर अनुमति दी थी, और 22 मार्च 1861 को ही पुराना कानून लागू कर दिया गया था। अब चूंकि कॉन्सेप्ट ये बनाना है कि पुलिस प्रशासन तो स्टेट लिस्ट की बात है और संघ कानून बना दिया, अतः अंग्रेजी सरकार ने पुलिस अधिनियम को लागू करना या लागू न करना या संशोधन करके लागू करना, ये स्टेट पर छोड़ दिया, राज्यों पर छोड़ दिया। राज्य चाहें तो पूरी तरह लागू करें या उसमें कुछ संशोधन करके लागू करें। तो 22 मार्च 1861 को ही आपका ये कानून पुराना लागू हो गया था। तत्पश्चात भारत आज़ाद होता है
और कल ही आपने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ भी मनाई है। आज़ादी के बाद हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर हम एक आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और वह कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 से पूरी तरह लागू किया गया। यहाँ एक बंटवारा आपको करना है। बंटवारा ये करना है कि जब अंग्रेजों का काल था तो भारत एक पुलिस राज्य था। कैसा राज्य था? और जब हम स्वतंत्र हो गए, अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिए, तो भारत अब एक पुलिस स्टेट न होकर कैसा राज्य हो गया? वेलफेयर, यानी कि जन कल्याणकारी या लोक कल्याणकारी। तो वर्तमान में आपका लोक कल्याणकारी राज्य भारत है। कई बार क्वेश्चन ये बना है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में कि भारत एक पब्लिक वेलफेयर स्टेट है। ये संविधान में कहाँ वेस्टेड है, कहाँ निहित है, या कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से ये निकलता है? यहाँ देखिए आईएएस में भी क्वेश्चन बना है, पीसीएस में भी और जे में भी। सतर्क रहना इस क्वेश्चन पर। अगर प्रियम्बल दे और नीति निर्देशक तत्व दे और दोनों में एक चुनना हो तो आप नीति निर्देशक तत्व चुनेंगे। यानी कि अनुच्छेद 36 से लेकर और अनुच्छेद 51 तक के जो प्रोविजन हैं वह भारत को एक वेलफेयर स्टेट बनाते हैं। अर्थात ये बता देते हैं कि राज्य का कर्तव्य होगा जनता की भलाई करना। आपका प्रियम्बल में भी वेलफेयर स्टेट की अवधारणा समाहित है, लेकिन प्रियम्बल तब मारेंगे ऑप्शन में जब आपका नीति निर्देशक तत्व न हो। याद रखिए ये क्वेश्चन आ चुका है। पुलिस राज्य का मतलब होता है कि राज्य का केवल ये धर्म होता है कि विधि व्यवस्था बनी रहे और हमारा शासन चलता रहे। लोगों के भलाई, लोगों के कल्याण से ज़्यादा मतलब नहीं होता। लेकिन जब वेलफेयर स्टेट राज्य हो जाता है तो राज्य का कर्तव्य केवल लॉ एंड ऑर्डर से ही नहीं जुड़ा रहता। राज्य की ये ड्यूटी होती है कि वह ऐसी नीतियां बनाए, ऐसा कानून बनाए जिससे कि अधिक से अधिक लोगों की अधिक से अधिक भलाई हो। और भलाई की जितनी नीतियां बनती हैं, याद रखिए आर्टिकल 36 से लेकर कहाँ तक समाहित रहती हैं? 51 तक। जो भी नीति बनाई जाए, चाहे शराबबंदी बनाई जाए, चाहे जो भी नीति बनाई जाए, बेरोजगारी भत्ता बनाया जाए, विधवाओं को भत्ता बनाया जाए, बूढ़ों को भत्ता बनाया जाए, बता बालकों को संरक्षण दिया जाए, सारी बात सभी बातें हमारे डीपीएस में क्या हैं? समाहित अलग अलग अनुच्छेदों में। तो जब भारत वेलफेयर स्टेट बन गया तो पुलिस का जो दमनात्मक चेहरा था उसको भी बदलने की आवश्यकता थी। और बार बार अब सुप्रीम कोर्ट कहने लगा कि जो अंग्रेज कानून बनाकर चले गए थे उस कानून में अब बदलाव आना चाहिए और राज्यों को चाहिए कि वह अपना अपना अलग पुलिस अधिनियम बना लें। ये बार बार सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय के माध्यम से सलाह देने लगा। तो कुछ राज्य तो अपना अलग कानून बना लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य देखिए कि आज तक हम अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून से ही पुलिस व्यवस्था शासित हो रही है। और अंग्रेजों ने जो पुलिस अधिनियम बनाया था वह अपने शासन को देखते हुए बनाया था और इसलिए बनाया था कि लोग पुलिस से डरें और पुलिस से ही लोगों पर अत्याचार कराया जाएगा। और आज भी यही हो रहा है। जो भी सरकार आती है अपने विरोधियों पर अत्याचार कराती है
और किससे कराती हैं? पुलिस से। देख ही रहे हैं, यहाँ इनकाउंटर, वहाँ इनकाउंटर, इनका मकान गिरा दीजिए। तो भाजपा के नेताओं को कितने मकान गिरे, और सपा बसपा इत्यादि के नेताओं का तमाम मकान क्या हुए? गिर गए। लिस्ट बनाकर देख लीजिएगा। तो इसलिए यूपी में अभी सुधार होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि हर एक सरकार अपना उल्लू सीधा करते हैं किससे? पुलिस से ही। आपका तत्पश्चात अब उत्तराखंड सरकार ने, यानी कि वहाँ के विधानसभा ने आपका पुराना कानून समाप्त करके नया कानून बना दिया। तो अब यहाँ से पॉइंट आपको पकड़ना है, और पॉइंट ये पकड़ना है कि एक तो 1861 का कानून लागू था, और 2007 में आपका पुलिस अधिनियम उत्तराखंड ने नया बना लिया। तो समस्या अब ये है कि जब तक पुराना कानून उत्तराखंड में समाप्त नहीं किया जाएगा, तब तक 2007 वाला कानून लागू नहीं होगा। यहाँ एक सिद्धांत आपको देखना है। सिद्धांत ये देखना है कि आपका एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही देश में या एक ही राज्य में एक ही विषय पर दो पैरल आपका कानून नहीं चल सकता। यानी कि एक ही राज्य में एक ही सब्जेक्ट पर दो कानून नहीं चल सकता। यानी कि आपका ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आपका बिहार में पूछा गया है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। ये एविडेंस के किस सेक्शन में ये सिद्धांत समाहित हैं? तो एविडेंस के सेक्शन 11 में। किस में? याद रखिएगा। अब यहीं आपका, यहाँ से हम संविधान भी जोड़ेंगे, पहले ये देख लिया जाए। अब ये है कि जब तक ये पुराना कानून उत्तराखंड से निरसित नहीं होगा, तब तक ये नया लागू नहीं होगा। यानी कि अतः कोई ना कोई सेक्शन एक रहता है या आर्टिकल रहता है, दिमाग में बैठा लीजिए। कोई न कोई अगर कानून है तो सेक्शन रहेगा, या संविधान है तो अनुच्छेद रहेगा, जिसके द्वारा पुराने कानून को समाप्त या निरसित या रिपील किया जाता है, और तब उस विषय पर नया कानून लागू किया जाता है। इसका उदाहरण हम बता दें, तब 86 पर आए, सेक्शन 86। इसका आपका उदाहरण भारतीय संविधान में भी मिल सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, और उसके पूर्व हम शासित होते थे भारत शासन अधिनियम 1935। तो जब तक 1935 वाला कानून रिपील नहीं कर दिया जाता, तब तक हमारा संविधान लागू नहीं होगा। तो एक और नियम बनाइए ताकि हमेशा काम करे। जो लास्ट में सेक्शन रहते हैं, या तो अंतिम सेक्शन या उसके एक दो पहले, अगर पहले से किसी विषय पर पुराना कानून है, तो एकदम लास्ट सेक्शन या उसके एक दो पहले सेक्शन द्वारा पुराने कानूनों को रिपील, समाप्त या निरसित किया जाता है, और नए कानूनों को लागू किया जाता है। इसका उदाहरण हम दो तीन बता रहे हैं, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ही ले लीजिए। लास्ट अनुच्छेद कौन है? 395। तो इसके द्वारा अभी बिहार जे में भी पूछा गया था। तो इसके द्वारा 1935 के कानून को क्या किया गया है? निरसित। सीआरपीसी ले लीजिए। सीआरपीसी 1898 ईस्वी में बनी थी, और वह लागू थी। जब 1973 ईस्वी में हम नई सीआरपीसी हमारी संसद ने बना दी, तो एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। तो पुरानी सीआरपीसी को क्या करना पड़ेगा? समाप्त। तो समाप्त किया गया है।
और एकदम लास्ट सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन है? 484 द्वारा निरस्त किया गया है। उसी प्रकार फिर पुलिस एक्ट पर बैक होइए। जब 1861 का पुलिस एक्ट लागू उत्तराखंड में था, तो जब तक उत्तराखंड राज्य विधानमंडल 1861 के पुलिस एक्ट को अपने राज्य में समाप्त नहीं करेगी, तब तक 2007 वाला कानून लागू होना संभव नहीं था। तो समाप्त किया गया है। और उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की किस सेक्शन में? 86। चूंकि आपका 88 सेक्शन है, लेकिन एक दो पहले के ही सेक्शन में स्पष्ट लिखा गया, आप देख सकते हैं, घर पर जाकर आप देखिएगा कि उत्तराखंड में पुलिस अधिनियम 1861 को रिपील किया जाता है, पूरे देश में नहीं, किसमें? केवल उत्तराखंड। और एक नया कानून जो है लागू किया जाता है। तो इस प्रकार आपका कुछ इतिहास शॉर्टकट में बताया गया। अब सामान्य बातें भाई एक बार बता दिया जाए, क्योंकि आजकल सामान्य बातें जो अध्याय हैं बड़ा छोटा, तो लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं भाई, फिर हम बता दें। सबसे पहले आपका दोहरा रहे हम अधिनियम संख्या या एक्ट नंबर। जो एक्ट नंबर इस कानून का था वह 1 था। एक अधिनियम संख्या या क्रम संख्या 1 है। फिर आपका दूसरा पूछा जाता है निर्माण की तिथि। निर्माण की तिथि का मतलब ये हुआ कि किस तारीख को यह कानून बनकर तैयार हो गया। तो देखिए कैसे कानून बनता है, 1 मिनट में समझा दिया जाए। वो डेट लिख लीजिए, 2 जनवरी 2008 आ सकता है ये, भले एक्ट नंबर ना पूछे। देखिए कैसे कानून बनता है भाई, ये कानून कैसे बना एक बार देखिए। उत्तराखंड में आपका विधान सभा है, विधान सभा। तो आपका 16 अनुच्छेद 8 है कि 9? देखिए हल्का सा अनुच्छेद थोड़ा मिस कर रहा है विधानसभा के बारे में। 1668 है कि 169 है? हाँ, तो 168 हो सकता है भाई, हमें भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए उससे मतलब नहीं है। देखिए आपका जो राज्य का विधानमंडल बनता है, पहले उसको देखिए। राज्य का विधानमंडल 3 संस्थाओं से मिलकर बनता है। एक विधानसभा, और जिन राज्यों में विधान परिषदें हैं वहाँ विधान परिषद, और एक होते हैं राज्यपाल या गवर्नर। ये आपका पूछा गया है कि राज्य विधानमंडल की रचना आपका कैसे होती है। कई बार आईएएस और जीएस में भी आया है। तो उसमें विधानसभा होती है, और जहाँ जहाँ विधान परिषद है वहाँ वहाँ विधान परिषद, और राज्यपाल सदन नहीं है, लेकिन राज्य विधानमंडल का अनिवार्य, कंपलसरी या आवश्यक अंग है। इसी प्रकार आप संघ स्तर पर भी देख सकते हैं। पूछा जाता है कि पार्लियामेंट या संसद किससे मिलकर बनेगी? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपर्युक्त सभी। तो क्या मार्क कराएंगे? उपर्युक्त सभी। फिर पूछा जाता है कि लोकसभा के कितने सदन हैं? तो कई लोग 3 मार्क आ जाते हैं। 3 नहीं, राष्ट्रपति सदन नहीं है, लेकिन लोक सभा का पार्लियामेंट का क्या है? अंग। सदन केवल 2 हैं, कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। हाँ, लेकिन आवश्यक अंग है। उसी प्रकार हमें यहाँ पास कराना उत्तराखंड पुलिस अधिनियम। चूंकि उत्तराखंड में विधान परिषद है नहीं, तो इसको बाहर कर दीजिए। 2 बच्चा कौन कौन? विधानसभा और कौन? राज्यपाल।
अब कैसे कानून बना होगा इस पर विचार किया जाए। सर्वप्रथम उत्तराखंड विधानसभा में एक बिल या विधेयक या मसौदा या प्रारूप पेश किया गया होगा और उत्तराखंड के विधानसभा के जो विधायक हैं उन्होंने इस मसौदे को, प्रारूप को, फार्म को या बिल या विधेयक को पास किया होगा बहुमत से। तो जब विधेयक पास हो जाता है तो आप लोग भी जानते हैं, अगर संघीय स्तर का कानून है तो जब तक भारत का राष्ट्रपति अपनी अनुमति न प्रदान कर दे तब तक वह बिल एक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। जैसे कि आपका ओबीसी, जो ओबीसी के लिए 127वां यानी कि 127वां विधेयक पेश किया गया, तो भाई लोकसभा ने जब पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, तो अभी बिल ही है। यह एक्ट कब बनेगा? जब कौन अनुमति दे दे? भारत का राष्ट्रपति। यानी कि आर्टिकल 111 के तहत, यानी कि अनुच्छेद 111 के तहत जब तक राष्ट्रपति अनुमति नहीं दे देता तब तक ये कानून नहीं बनेगा। अब राज्य में आ जाइए थोड़ा। राज्य में विधानसभा पास कर दी कानून। विधानसभा जब पास कर दी तो राज्यपाल के पास भेजा गया और जब राज्यपाल ने उस विधेयक पर अपनी अनुमति दे दी तो वह विधेयक अब विधेयक नहीं रहा। जैसे ही अनुमति दी जाती है वह बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एक्ट या कोड में। तो याद रखिए, बिल कब एक्ट बन जाता है? जब उस पर क्या मिल जाती है? अनुमति। अब राज्यपाल ने किस अनुच्छेद के तहत अनुमति देता है? राज्यपाल के भाई आगे बढ़ा जाए इसमें। यहाँ आपका ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत, संविधान में भी आता है, राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत विधेयकों पर अनुमति या एसेंट देता है। तो गलत ना हो, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? 200। तो उत्तराखंड के तत्कालीन राज्यपाल ने भी इस विधेयक पर अपनी अनुमति प्रदान की होगी और जिस तारीख को, रटे रहिएगा, राज्यपाल अनुमति प्रदान करते हैं या संघीय कानून है तो राष्ट्रपति करते हैं, वहीं जो तारीख होती है किसी भी कानून के निर्माण की या बनने की या अस्तित्व, निर्माण की तारीख होती है। तो अगर कोई पूछे कि निर्माण की तारीख क्या होती है, बनने की, तो आप एक लाइन बताइएगा, जिस तारीख को एसेंट क्या की जाती है? प्रदान। फिर अगर पूछ ले कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत एसेंट देता है, कई बार आया है, तो राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत? 111। राज्यपाल 200। एक और अनुच्छेद है, उतना हम लंबा नहीं जाएंगे, 201, उसको अभी बाहर रखिए क्योंकि बहुत लंबा भूमिका चल जाएगी। लेकिन वो क्वेश्चन 201 से भी आता है, 201 से। अब यह है कि 2 जनवरी 2008 को, याद रखिए, इस कानून का निर्माण हो गया, यानी कि राज्यपाल ने भी अपनी अनुमति क्या कर दी? प्रदान। अब आगे बढ़ा जाए। जब किसी कानून का निर्माण हो जाता है तो अब उसके इन्फोर्समेंट की बारी आती है। इन्फोर्समेंट का मतलब हुआ प्रारंभ या प्रवर्तन या आरंभ
या लागू होना। तो कानून अपने आप बनने के बाद कभी भी लागू नहीं होता, दिमाग में बैठा लीजिए। वह लागू तब होता है जब एक जो कार्यपालिका उसे लागू करे। यानी कि कानून बनाने का अधिकार लेजिस्लेचर को है, लेकिन लागू करने का अधिकार विधायिका या लेजिस्लेचर को न होकर किसको दिया गया है? कार्यपालिका को। चाहे तो कार्यपालिका कानून को लागू करे और चाहे तो लागू करने से क्या कर दे? इनकार। तमाम कानून है बन गए, लेकिन सबसे अच्छा उदाहरण आपका आर्टिकल 22 हम बताते हैं। आर्टिकल जो 22 संविधान का है उसमें संशोधन हो चुका है कि प्रिवेंटिव लॉ के तहत, निवारक निरोध विधि के तहत किसी व्यक्ति को बिना किसी सुनवाई के 2 मास तक ही निरुद्ध या डिटेन रखा जा सकता है। लेकिन आज तक यानी कि 30-40 साल हो गया, आज तक ये संशोधन लागू नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लागू करना किसका कार्य है? आपका कार्यपालिका का। आज भी 3 मास ही हैं, जबकि कानून में क्या हो गया है? बदलाव। उसी प्रकार फिर अब उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 पर बैक हो जाइए। ये लागू करने का तरीका देखिए भाई, यहाँ से भी बिहार में भी क्वेश्चन बनता है जे में। लागू कैसे कानून को किया जाता है? सर्वप्रथम उस कानून को आपका गजट में यानी कि सरकारी गजट में, सरकारी राजपत्र में नोटिफाइड किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। और प्रकाशित करने में ही डेट दी रहती है कि यह कानून इस तारीख को लागू होगा। तो उत्तराखंड पुलिस अधिनियम को उत्तराखंड राज्य के सरकारी समाचार पत्र में आपका 2 दिन बाद ही यानी कि 4 जनवरी 2008 को प्रकाशित कर दिया गया। तो कब प्रकाशित किया गया? 4 जनवरी 2008 को। और तत्पश्चात फिर एक कहानी यहाँ बनाइए जब तक प्रकाशन नहीं हो जाता तब तक कानून को लागू नहीं किया जा सकता। और ये बिहार का ही क्वेश्चन है जे का एडीला में जाकर पूछा है। केस जरूर याद रखिए। हरला वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। केस याद रखिएगा। हरला हरला वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान के बाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने ये स्पष्ट कर दिया कि बिना प्रकाशन के किसी कानून को लागू करना अवैध माना जाएगा, वैध नहीं होगा वो। अतः ये कानून भी प्रकाशित हुआ। अब आपका सबसे महत्वपूर्ण है, तो प्रकाशित हो गया तो किस तारीख को उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 लागू हुआ, इनफोर्स हुआ? वह तारीख है 19 मार्च 2008। ये चांस है क्वेश्चन बनने का। प्रवर्तन तिथि, प्रारंभ की तिथि, लागू होने की तारीख कौन है? तो 19 मार्च 2008 यानी कि 19 मार्च 2008। ये चांस है पूछने का क्वेश्चन। आइए आगे सामान्य बातें बताई जाए भाई। कुल चैप्टर पूछ सकता है, तो इस कानून में कुल चैप्टर 11 है। तो जहाँ जिस जिस कानून में 11 चैप्टर हो, कम से कम उसको देख लेना चाहिए। और पिछली बार आपका क्वेश्चन बन चुका है, और कहाँ बना था? बिहार में। कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कितने भाग हैं? 3। कितने अध्याय हैं? 11। और कितनी धाराएं? 167। उसी प्रकार उत्तराखंड भी ऐसा खूब क्वेश्चन बनाता है प्री में।
तो उत्तराखंड अगर बना दे कि पुलिस अधिनियम में कितने चैप्टर हैं, 11, कितने सेक्शन है, तो अभी बताया गया शुरुआती दौर में 88। आगे देखिए, अब आजकल जो पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा अध्याय, सबसे बिगेस्ट चैप्टर और सबसे स्मॉलेस्ट चैप्टर, ये उत्तराखंड कई बार एविडेंस में जाकर मॉडल बनाया है, लेकिन पुलिस अधिनियम में भी बना सकता है, पूरी संभावना है, क्योंकि उत्तराखंड ऐसा राज्य है कि ये सब क्वेश्चन ज़्यादा बनाता है। टेक्निकल नहीं बनाएगा। आपका 100 क्वेश्चन है तो 35 से 40 क्वेश्चन सेक्शन रहेगा और 60 क्वेश्चन आपको बेयर एक्ट से मिल जाएगा। केस कम बनते हैं, तो आप प्रयास करिए भाई एक एक छोटी छोटी बातों पर गौर करने का। देखिए, सबसे जो बड़ा अध्याय है, अध्याय 2 है, यानी कि सबसे बड़ा अध्याय कौन है? अध्याय 2 है आपका, चैप्टर 2 है और सेक्शन 3 से लेकर 18 तक है, यानी कि पुलिस बल की स्थापना और गठन और संगठन हम बताएंगे। अध्याय 2 याद रखिएगा, सेक्शन वाइज भी 3 से लेकर कहाँ तक? 18 तक। सबसे छोटा अध्याय 7 है, जिसमें केवल एक सेक्शन है, 62। ये भी चांस पूरा है क्वेश्चन बनने का। सबसे छोटा अध्याय कौन है? 7 है और उसमें केवल एक सेक्शन है, कौन सा? 62। इसके बाद तुरंत आपका एविडेंस भी कोरिलेट करते रहना है। एविडेंस का जो सबसे छोटा अध्याय है वह आपका 11 है और उसमें केवल एक सेक्शन है, और वह कौन सा सेक्शन है? 167। 167 सेक्शन है। आगे देखिए, सामान्य बातें, आपका इतिहास भी हो गया, सामान्य बातें भी हो गई, प्रकाशन भी हो गया, ये हो गया आपका। देखिए, जो 3 लेक्चर में चला था आपको भाई इतना देर में पढ़ा दिया गया। इसी को आदमी थोड़ा स्लो करके स्लो मोशन में पढ़ाया था आपका 2-3 लेक्चर में। अब देखिए, आपका मैंने तमाम तरीके हैं पढ़ने के, आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, शॉर्टकट में भी, कहिए तो 2 दिन में समाप्त किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर एक समय के अनुसार आपका स्पीड घटती बढ़ती रहती है। तो अभी जैसे यूपी आ जाए, देखिए थोड़ा बहुत स्पीड क्या होगी, और जैसे ही उत्तराखंड आ जाए, डेट आ जाए, तो थोड़ा स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। तो फिर आपका प्रियम्बल देखिए, अब किसी भी कानून का प्रियम्बल जरूर पढ़िए। और प्रियम्बल आपका कह सकते हैं कि प्रियम्बल या प्रस्तावना या उद्देश्य का एक बार जरूर तैयार करके जाइए। कानून में प्रियम्बल इसलिए दिया जाता है ताकि जो प्रियम्बल है ये बताता है कि ये कानून किन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए बना, किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बना, अर्थात एम क्या था। एम क्या था? चूंकि कानून का एम या लक्ष्य या उद्देश्य बताती है उद्देशिका, अतः उद्देशिका को किसी भी कानून की कही जाती है, कुंजी कहा जाता है, यानी कि राज को खोलने वाला, यानी कि प्रश्नों को क्या करने वाला, सॉल्व। और सौभाग्य देखिए कि मैं लगातार ये क्वेश्चन बताता था कोरिलेट करके ही, और इस बार उत्तराखंड में पूछ ही लिया गया, संविधान में पूछा गया था इसी बार कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। तो तमाम लोग जो नहीं पढ़े थे कभी कुछ मार रहे थे, लेकिन हम शुरुआती दौर में ही बता देते हैं कि की या कुंजी किसे कहा जाता है। तो आपका क्या जवाब रहेगा? किसी कानून के प्रियम्बल को। ये अब गलत ना हो। तो जहाँ तक प्रियम्बल की बात है, संविधान में भी प्रियम्बल है, आपका एविडेंस में भी है,
आईपीसी में भी हैं, सीआरपीसी में भी हैं। तो यूपी का जो मॉडल है एपीओ का, वह आपका एविडेंस का प्रियम्बल पूछ चुका है, और प्रियम्बल से अमूमन एक क्वेश्चन बन जाते हैं, चाहे केस बन जाए संविधान से भी या जो भी। तो आखिर उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 का प्रियम्बल या उद्देश्य क्या है, तो इसके लिए एक बार आपको बता दिया जाए, प्रियम्बल भाई बता दिया जाए। और आपका देखिए, पुलिस व्यवस्था की उभरती चुनौतियां। तो पुलिस व्यवस्था की उभरती चुनौतियां क्या हैं? तो उभरती चुनौतियां ये हैं कि वर्तमान समय में नए नए अपराध हो रहे हैं, आपका साइबर क्राइम ज़्यादा हो रहा है। तो पुलिस कैसे इन चुनौतियों से निपटे, और ज़्यादा गुंडे बदमाश मवाली राजनेता बन गए हैं, तो उनसे कैसे निपटा जाए। यानी कि आप देख ही रहे हैं, ज़्यादा नेता क्या हो गए हैं, गुंडे बदमाश। 90% नेता बन गए, और 10% अभी गुंडे ही क्या कर रहे हैं और नेता बनने के फिराक में है कि नेता बन जाएंगे तो व्हाइट कॉलर क्रिमिनल हो जाएंगे, श्वेत पोष क्या, अपराधी। और सरकार क्या, सुप्रीम कोर्ट भी हमारा कुछ बिगाड़। चलिए आगे देखिए भाई। तो पुलिस की बढ़ती हुई चुनौतियों का क्या करना, सामना। देख ही रहे हैं आपका, कानून का शासन लागू करना, यानी कि रूल ऑफ लॉ लागू करना। तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए आपका कि विधि का शासन लागू हो, यानी कि समाज में जो भी कार्य हो कानून के अनुसार हो। तो रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत किसने दिया था? तो डायसी ने। डायसी महोदय कहाँ के थे? इंग्लैंड के। और भारत में रूल ऑफ लॉ किस अनुच्छेद में वेस्टेड है? तो कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 14 यानी कि 14। जो राइट टू इक्वलिटी है, जो समता का अधिकार है, उसी में रूल ऑफ लॉ क्या है? समाहित। तो रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि के अनुसार कार्य करना। इसके बाद आपका राज्य और जनता की सुरक्षा की समस्याओं का निदान करना, यानी कि इसलिए यह कानून बनाया गया कि राज्य की सुरक्षा हो, जनता की सुरक्षा हो। आप इसका उदाहरण अफगानिस्तान से भी जोड़कर देख सकते हैं। आप यहाँ भी आपको जोड़कर पढ़ना चाहिए। पुलिस राज्य की सुरक्षा के लिए बनती है, जनता की सुरक्षा के लिए बनती है, और ये नहीं बनती कि आपका माने गुंडों मवाली और आतंकवादियों के सामने आत्मसमर्पण कर दे, इसके लिए नहीं बनती। देखिए अंतर भी मैं बता रहा हूँ। अफगानिस्तान की सेना देखिए, वहाँ की पुलिस देखिए, और थोड़ा गौर करिए भारत की सेना पर। भारत के अगर सैनिक रहते तो अफगानिस्तान जैसे हालात में क्या करते? भले सीने पर गोली खा लेते, लेकिन कभी भी हथियार नहीं डालते। इसी को कहा जाता है देश प्रेम। यानी कि देश प्रेम का जो जज्बा होता है, यही जज्बा सैनिकों में भरा जाता है, और सैनिक इसके बल पर, पूरा देश उसके साथ रहता है, और इसी बल पर सैनिक अपना सिर कटवाने में भी पीछे नहीं रहता। और यही जज्बा दुर्भाग्यवश कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के पुलिस में और सैनिकों में भरा नहीं जा सका। ये लोग सोच रहे थे कि अमेरिका है ही, सब फाइटर प्लेन भेज देगा, अमेरिका के सैनिक लड़ेंगे, हम वेतन पाएंगे, हमें क्या देश से मतलब, और वेतन पाएंगे आराम से, क्या करेंगे, खाएंगे पिएंगे। तो अमेरिका ने ऐसा तत्काल धोखा दिया 2-4 माह में कि सब क्या हो गया, ध्वस्त। भाई देख ले सकते। इसीलिए भाई देश प्रेम की जो भावना पुलिस में है, और पुलिस और सैनिकों का कर्तव्य भी है कि अंतिम सांस तक क्या करें, लड़े। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि आपका अफगानिस्तान इसका उदाहरण है कि जहाँ की पुलिस ने हथियार डाल दिया और सैनिकों ने। अब भाई क्यों डाला?
अब इसीलिए डाला कि वो सोच रहे थे कि अमेरिका आकर लड़ेगा। अगर भारत भी ये सोचता कि हमारा युद्ध होगा पाकिस्तान या चीन से, तो अमेरिका आकर लड़ेगा, रूस आकर लड़ेगा, तो भारत भी क्या करता, ध्वस्त हो जाता। लेकिन भारत ने कभी ये नहीं सोचा। भारत ने ये सोचा कि हम खुद लड़ेंगे, और उसके अनुसार अपने को क्या किया है, ढाला है। और आज कोई भी आंख नहीं दिखा सकता भारत को कि नहीं हम आंख दिखा देंगे। आपने देखा चीन से तमाम जगहों पे। तो ये भी आपका पुलिस बल का गठन इसलिए भी ये कानून बनाया गया कि राज्य और जनता की जो सुरक्षा की समस्याएं हैं उसको भी सॉल्व किया जाए। इसके बाद सुशासन की स्थापना की जाए। सुशासन का मतलब अच्छा शासन। तो सुशासन कहाँ आता है, तो आप बिहार का देख सकते हैं। नीतीश बाबू को क्या कहते हैं, सुशासन बाबू। सुशासन बाबू का मतलब ये हुआ कि अपराध कम हो, अच्छे से क्या चले, शासन चले। इसका मतलब अच्छे से लोग शांति प्रिय तरीके से रहें, अपराधों में वृद्धि न हो, आपका भ्रष्टाचार कम हो। अगला है मानवाधिकारों को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट का वायलेशन पुलिस द्वारा ही किया जाता है। अतः इस कानून का यह भी उद्देश्य है कि पुलिस लोगों के मानवाधिकार का क्या करे, रक्षा। मानवाधिकार की रक्षा के लिए कानून भी बना है। और आपका कह सकते हैं कि आप देख सकते हैं मानवाधिकार की रक्षा के लिए आपका सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी निर्णय दिया गया दिलीप कुमार बसु, यानी कि DK बसु के बाद में। और काफ़ी गाइडलाइंस दी गई, और वही गाइडलाइन हर एक थाने और पुलिस चौकी पर क्या की हैं, छपी हैं। यानी कि आप जाकर अगर देखें तो हर एक थाने के बाहर देखिए पूरा बड़ा बोर्ड लगा रहेगा कि थाने में मानवाधिकार का क्या संरक्षण। लेकिन अंदर जाइए तो हमेशा क्या होगा, थानेदार साहब 90% बिना गाली के तो बात ही नहीं करेंगे। थोड़ा वकील के ड्रेस में है तो सम्मान देंगे, लेकिन चुपके से अंदर जाएंगे तो कहेंगे कि ये बहुत बड़ा दलाल है। इसमें कोई शक नहीं है। थाने पर कई वकील इसीलिए नहीं जाते अच्छे अच्छे, भले वो कोर्ट से लड़ लेंगे, कोर्ट में बुला लेंगे दरोगा जी को, लेकिन थाने पर खुद नहीं जाते बड़े वकील। क्योंकि थाने वाले भी ये जानते हैं कि ये क्या है, दलाल हैं। 5,000 लेगा, 2,000 हमें देगा, और 3,000 क्या करेगा। ये समाज है भाई। तो आगे देखा जाए, पुलिस अधिष्ठान विनियमों तथा प्रबंधन करना, पुलिस की भूमिका, कर्तव्य और उत्तरदायित्वों को पुनः परिभाषित करना, पुलिस को दक्ष बनाना। दक्ष यानी कि बड़े बड़े अपराधियों और साइबर क्रिमिनलों से या क्राइम से क्या कर सके, निपट सके। देख लीजिएगा एक बार, केवल मैं बता दे रहा हूँ। आपका प्रभावी जवाबदेही, यानी कि पुलिस अगर गलती करती है तो उसकी जवाबदेही हो, यानी कि उसके वह उत्तरदायी हो। जनता के मित्र, यानी कि पुलिस को उत्तरदायी बनाना, यानी कि पुलिस को ऐसे सांचे में ढालना कि वह जनता का क्या हो, मित्र बने। तो मित्र कहाँ हमेशा क्या दिखती हैं, शत्रु ही दिखती हैं। जनता कहाँ पुलिस पर ज़्यादा भरोसा ही करती हैं, अभी आज भी नहीं करती। लेकिन आपका मित्र बनी रहे जनता, इसके लिए CRPC में ज़रूर प्रावधान है। और देख सकते हैं CRPC में 37 से लेकर 40, 37 से लेकर कहाँ तक, 40, ये पुलिस और जनता के बीच के क्या बताए गए हैं, रिलेशन पूछा जाता है जब अपराध साथ पढ़ेंगे वहाँ। तो इस प्रकार भाई देखिए आपका, क्योंकि सारी व्यवस्था व्यस्त व्यस्त है, तो भाई क्लास आपका आज प्रत्येक क्लास बंद किया जा रहा है अगला, कल से आपका, ताकि व्यवस्था भाई आज हम सही कर लें, तब कल से शेड्यूल एकदम सही हो जाए। ऑनलाइन भी नहीं चलेगा भाई आज अगला क्लास। मैंने आज आपका जो ऑनलाइन क्लास चलते थे सारे क्लास सभी मैसेज में कर दे रहा हूँ, बंद किया जाए। क्योंकि भाई दिमाग भी लगा है व्यवस्था में,
और आधा दिमाग इधर है आधा पढ़ाने पर। तो इससे अच्छा है कि रोक दिया जाए क्लास और आपका व्यवस्था सही कर लेते हैं। तब आपका कल से देखिए शेड्यूल बता दिया जाए भाई, कल से कोई व्यवधान नहीं आएगा। 7:30 से 8:30 बजे तक इंग्लिश चलेगी और 8:30 से ला चलेगा। तो उसमें आपका टीपीए शुरू होगा, फिर आपका पुलिस एक्ट, फिर एविडेंस और फिर जुरिस्प्रूडेंस। 1 बजे तक ये सब क्लास चलती है। लेकिन 1-2 दिन में हम शेड्यूल सही करेंगे। जे वाला बैच सुबह कर देंगे इंग्लिश के बाद और एपीओ वाला उसके बाद, ताकि जिनको आपका दोनों पढ़ना है पूरा पढ़ें, और जिनको आपका मैंने पुलिस उत्तराखंड नहीं देना है तो प्रयास हम करेंगे कि वो 12 बजे तक निकल जाएं। क्योंकि भाई पुलिस एक्ट बीच में उनको पढ़ना पड़ रहा है और यूपी में ये काम नहीं करेगा। सेम प्रावधान है 80%, लेकिन सेक्शन यूपी में क्या रहेंगे अलग। लेकिन भाई प्रावधान यही रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। 20% प्रावधान ही केवल चेंज होंगे। तो भाई आपका अगला क्लास सस्पेंड किया जाता है और कल से शेड्यूल एकदम सही हो जाएगा। देखिए शाम वाला क्लास आपका भाई मैंने एक तो आर्म्स एक चलेगा, आयुध अधिनियम। मैंने आपका कुछ लोग ही आते हैं, वो अभी आपका रिकॉर्डेड जाता है शाम को, ऑफलाइन नहीं शुरू हुआ है। तो अभी शाम को भाई मैंने 1-2 लोगों की समस्या वो आते हैं केवल, तो शाम को अभी क्लास ऑफ रहेगा क्योंकि सीबीआई एपीओ का भी हमें चलाना है और आपका तो और आपका जे भी थोड़ा दे यूपी भी देखना है। मैंने शाम को अभी जो रेगुलर बैच वाले लोग हैं नहीं आना है, और जो लोग आपका यूपी एचजेएस दे रहे हैं वो शाम को 5 बजे आए, आप 5 बजे आइएगा। हाँ, और आपका सीबीआई एपीओ वाले 6:30 बजे आए। सीबीआई जिनको एपीओ देना है 6:30 बजे से आपका ये दिल्ली पुलिस स्थापना चल रहा है और सीबीसी यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग आज से शुरू होगा। वो आपका वीडियो मिल जाएगा, रिकॉर्ड आज से कराया जाएगा। जो लोग नहीं आएंगे या शाम को अभी नहीं आ रहे हैं वो वीडियो लगातार जा रहा है। तो भाई कुछ माइनर जो डाले हैं लोग सीबीआई एपीओ इत्यादि, उनसे आशा की जाती है कि वीडियो से पढ़ लेंगे। भाई आप निकल जाइए, आपका कल से शेड्यूल सही होगा।